लास्ट क्लास में हमने देखा था गॉस का नियम कि किसी बद्ध पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और गॉस नियम का एक अनुप्रयोग देखा था अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आज उसी को गॉस के नियम के अनुप्रयोग को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो फिर देखिए आप, ये एक अनंत क्षेत्रफल की समतल चादर है। इसका एक पोर्शन हमने यहाँ पर लिया है। और अनंत लेने का मतलब आप फिर से समझ गए होंगे। अनंत लेने का मतलब है कि फील्ड ई की डायरेक्शन क्या हो, रेडियली आउटवर्ड हो, मतलब लंबवत दिशा में आ जाए पृष्ठ के। जैसा कि हमने अनंत लंबाई के तार के लिए भी बताया था, अगर हम अनंत नहीं लेंगे तो ये रेडियल डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं हो कि हर जगह पर ऐसा ही हो सकता है फील्ड तिरछी में भी, मतलब टिल्टेड लाइन की फॉर्म में भी आए। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या बोला, अनंत समतल चादर। अनंत का मतलब यह है कि इसकी वजह से फील्ड हमेशा क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस अनंत लंबाई के समतल चादर के इस हिस्से को लिया। और अगर ये चादर है तो इसमें हमें कौन सी पृष्ठीय आवेश घनत्व चाहिए होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स सिग्मा। अभी तक तार वाले में हमने कौन सा लिया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि वहाँ क्या था, एक लंबाई में एक वन लेंथ मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था। अगर चादर है तो ये 2 डायमेंशनल होगा। और इसमें ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखिए, हमने इसमें भी जैसे वहाँ भी हमने एक बेलन लिया था, यहाँ भी हमने क्या लिया है, एक गौसी पृष्ठ जिसे क्या बोला गया, गौसी बेलन। और इस बेलन का के 2 सर्कुलर पार्ट, वन इज DS1, अनदर वन इज DS2 एंड कर्व्ड सरफेस इज DS3। अब देखिए यहाँ पर DS1 और E की डायरेक्शन सेम है, DS2 और E की डायरेक्शन भी सेम है। DS3 और E की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस। तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, सिग्मा एस। गॉस का नियम, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा एस, then sigma s upon epsilon naught. Now this is a closed surface and a closed surface can be divided into 3 open surfaces. ऐसा ही हमने वहाँ भी किया था, क्लोज्ड सरफेस को 3 ओपन सरफेसेस में डिवाइड किया था। वन इज सर्कुलर वन, सेकेंड वन इज कर्व्ड वन, थर्ड वन इज अगेन सर्कुलर वन, मीन्स 2 सर्कुलर 1 कर्व्ड। सेम थिंग इज रिपीटेड हियर। देन E dot DS1, E dot DS2, E dot DS3 means 3 open surfaces combined to form a closed surface in case of cylinder equal to sigma s upon epsilon 0. E dot DS1, E dot DS1 means EDS1 cos theta. Angle between E is in this direction, horizontal, positive x direction. DS1 is again in positive x direction, means theta is 0. EDS1 cos 0 is written here. Same thing is here, E is in this direction, DS2 is in this direction, means they are again parallel, EDS2 cos 0. And what about DS3? E and DS3 are mutually perpendicular, then this will be EDS3 cos 90। ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो cos 90 आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन 0। EDS1 cos 0 is nothing but 1 and cos 0 is again 1, cos 90 is 0, तो equal to sigma s upon epsilon naught. Now look here, E integration of DS1 plus E integration of DS2 comes out to be sigma s upon epsilon 0. Now in case of cylinder, 2 circular arcs are identical if your cylinder is right circular cylinder. अगर आपका बेलन लंबवृत्तीय बेलन है तो आपके दोनों सर्कुलर पार्ट क्या होंगे, इक्वल और आइडेंटिकल होंगे। तो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बेलन के लिए, लंबवृत्तीय बेलन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ DS1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DS2 इक्वल टू S। and what is value of DS1 and what is value of DS2? That is nothing but surface, and actually that is pi r square. Here we are writing just S, ES plus ES means total surface of one circular part is S, second one is also S, equal to sigma s upon epsilon naught. 2 ES equal to sigma s upon epsilon naught. S and S cancel out, E becomes sigma upon 2 epsilon naught. And this is some important formula, because in this formula sigma is constant, means surface charge density is not going to change, epsilon 0 is another constant. इस फॉर्मूले में ना तो सिग्मा बदलेगा ना ही एप्सिलॉन 0 बदलेगा, इट मीन्स E इज यूनिफॉर्म। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, अनंत समतल चादर का प्रयोग किया जा सकता है। और यही हमने लिखा है। और तो अनंत समतल चादर के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। इसमें देखिए कहीं पर R वाला टर्म नहीं है। और ये था नॉन कंडक्टिंग प्लेट की बात। अगर
प्लेट कंडक्टिंग होगी तो इसे ध्यान से देखिएगा। अगर प्लेट नॉन कंडक्टिंग है तो एक ही सरफेस, सपोज ये वाला चार्ज सरफेस था, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था और इस वाले फेज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अगर कंडक्टिंग प्लेट है, इसमें तो चार्ज होगा ही, कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब कंडक्टिंग प्लेट के लिए आप क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग में एक साइड आता है, कंडक्टिंग में दोनों साइड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक की वजह से हमें पता है कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दो की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो E इक्वल टू नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये किसके लिए है, यदि चादर या यदि आपकी सीट क्या है, कंडक्टर है, चादर क्या हो, एक चालक हो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे याद रखेंगे। इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एंड इन केस ऑफ conducting E equal to sigma upon epsilon 0. There is a corollary, means there is another method by which we can solve this problem. इस बार हमने कौन सा गॉसियन सरफेस लिया था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। लेकिन ये एक क्या है, प्लेन सीट है। तो प्लेन सीट कैन बी ऑल्सो क्लोज्ड बाय ए क्यूबॉइड। आप एक क्यूबॉइड ले सकते थे इसके चारों तरफ। तो उसके बाद भी क्या होता है, क्यूबॉइड के जो दो प्लेन होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, एक ही प्लेन पर परपेंडिकुलर होता। तो लास्ट में जब आप डॉट प्रोडक्ट करते वहाँ भी दो ही सरफेस सर्वाइव करते। तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उन लोगों ने क्यूबॉइड ही लिया गया है। तो ये था एक मेथड। अब नाउ वी आर गोइंग टू डील सम अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू गॉस लॉ एंड दैट इज पतले गोली होल के कारण वैद्युत क्षेत्र। पतले गोली मीन्स थिन स्पिरिकल सेल एंड यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफकोर्स। माना आर त्रिज्या का एक पतला गोली खोल है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो सबसे पहले हम खोल को समझते हैं। हमने आपको बताया था शुरू में ही 11th में भी, स्पीयर्स आर ऑफ टू टाइप। गोले दो प्रकार के होते हैं, वन इज सॉलिड स्पीयर एंड सेकेंड इज हॉलो स्पीयर। सॉलिड ठोस गोला और खोखला गोला। ठोस गोले का मतलब है जिसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, चार्ज होगा, स्टफ होगा। और खोखले गोले का मतलब होगा जो अंदर से क्या होगा, खाली हवा भरी होगी उसमें, और बाहर से क्या होगा, केवल सरफेस में ही स्टफ होगा। जैसे आपने फुटबॉल देखी है, फुटबॉल के अंदर हवा ही हवा होती है और सारा का सारा स्टफ कहाँ होता है, उसका सरफेस पर। ऐसे ही हॉलो स्फीयर भी होता है जिसके अंदर से तो वैकेंट होता है लेकिन सारा का सारा स्टफ क्या होगा, चार्ज में। तो ये जो हमने पतला गोली खोल बोला, ये हॉलो स्फीयर ही है जिसका सारा का सारा चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पर, अंदर वॉल्यूम में कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसमें तीन केस बनेंगे। एक, इस हॉलो स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी सरफेस पर कितना है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना है। तो हम एक एक करके तीनों को डील करेंगे। केस नंबर 1 इज खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र, इनसाइड हॉलो स्फीयर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज क्वाइट इजी प्रॉब्लम। देखिए इसको करने का एक ट्रिक होता है। हमने गोली खोल बना लिया सबसे पहले, और पॉइंट पी कहाँ पर है, स्पीयर के अंदर। इसका मतलब हम इनसाइड पॉइंट के लिए क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो हमने क्या किया, इनसाइड पॉइंट में स्मॉल आर रेडियस का क्या बना दिया, एक गॉसियन सरफेस। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ गिवन स्पीयर, नोट दैट, एंड स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ गॉसियन स्पीयर। तो इस गॉसियन स्पीयर को बनाया तो गॉस का नियम हम सीधे लगा सकते हैं। ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए मैंने क्या कहा था पहले, ये हॉलो स्पीयर है तो इसका सारा का सारा चार्ज का है सरफेस पर। क्या अंदर कोई चार्ज होगा, नहीं, क्योंकि ये हॉलो स्पीयर है। तो Q इंक्लूड कितना हो गया, 0। इसका मतलब अगर Q इंक्लूड 0 है तो E इक्वल टू कितना आ गया, 0। E डॉट डी एस में ds 0 नहीं हो सकता, इस स्पीयर का एरिया कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब कौन 0 रहा होगा, E 0 रहा होगा। तो किसी भी हॉलो स्पीयर की वजह से इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसे आप याद रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड केस, दैट इज खोल के पृष्ठ पर मीन्स एट द सरफेस ऑफ हॉलो स्पीयर। इस बार अगर हमने सरफेस में लेना है तो पॉइंट पी जो कि पहली बार में अंदर था स्पीयर के, इस बार कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस पर। तो इस बार आपको अलग से एक गॉसियन सरफेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गिवन सरफेस है वही किसका काम करेगी, गॉसियन सरफेस का काम करेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन 0। ई डॉट डी एस, ई बाहर आ जाएगा, डी एस का समाकलन जब आप करेंगे, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लिख लिया, क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन। ई इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंक्लूड अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। लेकिन अभी तक हमने सिग्मा का कहीं पर भी यूज नहीं किया। हमने शुरू में बताया था आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा का यूज करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एस, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा एस। सिग्मा इंटू एस इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर फॉर ए स्पीयर, एंड स्पीयर्स रेडियस इज कैपिटल आर।
नाउ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्यू ईयर ई इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4πr² चार्ज इंक्लूड अपॉन आर स्क्वायर 4π कैंसिल आउट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। फिर से देखिए ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, अतः गोली खोल के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, नियत रहता है, ये बदलेगा नहीं। नंबर थर्ड, खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। दिस इज लास्ट केस। अंदर हमने देखा 0 है, सरफेस पर देखा कि कांस्टेंट है, खोल के बाहर कितना होगा। माना बिंदु P में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, और इस बार बिंदु P क्या है, खोल से बाहर है। तो हमने क्या किया, ट्रिक इज अगेन द सेम, एक ऐसा गॉसियन स्फीयर खींचा जो कि क्या हो, इस पॉइंट P को इंक्लूड करता हो, और उसका रेडियस क्या माना, अगेन स्मॉल r। बट माइंड हियर दैट स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, क्योंकि बाहर वाले गोले को कवर करने के लिए बड़ा गोला खींचना पड़ेगा। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन ε0। ई इंटू डी एस किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का, तो कितना आएगा 4πr²। और अब देखिए ये है गिवन स्फीयर, दिस इज योर गॉसियन स्फीयर, बिटवीन दिस सरफेस एंड गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज। इसका मतलब क्या है, जितना भी चार्ज अवेलेबल है वो किसकी वजह से है, गिवन होलो स्फीयर की वजह से। इसका मतलब वो चार्ज हमने क्यू ही माना है शुरू से, क्यू इंक्लूड माना है क्यू, तो इस स्फीयर की वजह से कोई चार्ज नहीं आया, लेकिन इसकी वजह से केवल एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, और क्यू इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस गिवन स्फीयर। तो ई इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल r²। और अगर आपको याद आ रहा होगा, दिस इज आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश की तरह भी वैद्युत क्षेत्र यही होता था, 1/4πε0 क्यू/r²। तो इसे ध्यान से देखेंगे, दिस इज सम सीरियस कॉन्सेप्ट। इवन दिस वर्क्स फॉर एनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये ट्रिक काम करती है। अगर बाह्य बिंदु से अगर आप किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो बाह्य बिंदु के लिए किसकी तरह काम करेगा, बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। आप खुद ही सोचिए, एक सिलेंडर या एक गोला है, अगर उसे आप बहुत दूर से देखेंगे तो आपको किसकी तरह दिखेगा, एक पॉइंट की तरह, और एंड इट एक्ट्स एक्चुअली लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो ये याद रखेंगे हमेशा, गोली खोल बाह्य बिंदु के लिए किसकी तरह कार्य करता है, बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है। एंड नाउ देयर इज सम इम्पोर्टेंट ग्राफ फॉर होलो स्फीरिकल सेल। इस प्रॉब्लम के लिए हम ग्राफ भी खींच सकते हैं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, आर क्या है, दूरी। तो देखिए ध्यान से, हमने एक में दूरी लिखी है, एक में वैद्युत क्षेत्र लिखा है, एक पॉइंट लिख दिया आर इक्वल टू आर। इस आर इक्वल टू आर का मतलब क्या, आर क्या था, हमारे गिवन स्फीयर का रेडियस। इसका मतलब आर लेस देन आर का मतलब जब आर कैपिटल आर से छोटा है, हम कहाँ हैं, गोले के अंदर, और आर ग्रेटर देन आर का मतलब हम गोले के बाहर है। तो गोले के अंदर देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना है, पहला केस किया था हमने, खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना आया, ई इक्वल टू 0, और खोल के पृष्ठ पर आया σ/ε0, तो ये पृष्ठ में आया। और लास्ट वाला देखो आप कितना आया, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। तो हम इन्हीं को प्लॉट करेंगे। फॉर r लेस देन r मीन्स इनसाइड द स्फीयर ई इक्वल टू 0, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो स्फीयर। अब सरफेस पे देखिए, पृष्ठ पर अधिकतम क्षेत्र होता है, और ये क्या होता है, नियत होता है, हमने पहले ही बताया, दैट इज सिग्मा अपॉन ε0। और बाहर के लिए ये है फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह। तो ई प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r²। तो 1/r² का ग्राफ ये होता है। तो ये देखिए यहाँ तक कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड है r इक्वल टू आर पर, और r ग्रेटर देन r के लिए ये फील्ड क्या कर रहा है, 1/r² की तरह वेरी कर रहा है, और कहाँ तक जाकर 0 होगा, इन्फिनिटी में जाकर। इसी वजह से ये एक्सिस के क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो आज की क्लास में हमने देखा कि गॉस का जो लॉ है हमने यूज किया, और उससे ये पता चला कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स ये चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो जाती है, काफ़ी आसान हो जाती है। तो गॉस के लॉ के हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े। फर्स्ट वन दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन वायर, और उसमें कौन सी सिमेट्री यूज की हमने, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। दूसरा क्या था, इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसमें हमने फिर से सिलेंड्रिकल यूज की, और हमने आपको बताया उसमें कौन सी सिमेट्री भी यूज की जा सकती थी, प्लेनर सिमेट्री। और तीसरा है स्पीयर, और स्पीयर के लिए हमने कौन सी सिमेट्री यूज की, स्पीरिकल सिमेट्री। तो गॉस के नियम के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि गॉस का नियम आसान तभी होता है केवल जब आप क्या करेंगे, सिमेट्रिकल केसेस के लिए इसे यूज करेंगे। और ये याद रखेंगे, गॉस का नियम किसी भी बंद सरफेस के लिए वैलिड होता है, चाहे वो सरफेस किसी भी फॉर्म की हो। तो लेकिन इसको यूज करना कहाँ पर बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए, मीन्स हमें फ़ायदा ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर हम सिमेट्रिकल केस देखें। अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने आपसे ये बोल दिया कि सपोज दिस इज, मैंने इस सरफेस के लिए कह दिया ये भी एक बंद सरफेस है, इसके लिए मैंने कहा क्यू इज हियर, और इसमें से बोल दिया मैंने कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ड्यू टू दिस वन।
तो इसमें तो बड़ा आसान है क्योंकि आपने चार्ज कैलकुलेट कर दिया। लेकिन दूसरा केस है इसी में, अगर मैंने ये सरफेस दे दिया, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है और आपको बता दिया मैंने कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरीज एज सिग्मा इक्वल टू, फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल टू क्यू आर की पावर 2। अब देखिए अगर आपने सिग्मा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर की तरह वेरी कर रही है, मैंने बोल दिया सिग्मा डिपेंड्स अपॉन आर एज वेल एज चार्ज, तो उस टाइम पे आप इसमें कैसे यूज करेंगे, क्या गॉसियन लॉ को। तो गॉस के रूल को उस समय आपको यूज करना बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। तो गॉस का जो लॉ है उसे कहाँ पर यूज करना बेनिफिशियल रहता है, सिमेट्रिकल केसेस में। और सिमेट्रीज आर बेसिकली जनरली देयर आर 3 सिमेट्रीज। फर्स्ट वन इज cylindrical symmetry, we have used planar symmetry. In case of infinite plate sheet it can be used, and third one is popular symmetry, spherical symmetry. तो आज की क्लास में इतना ही। फिर से हम ये याद रखेंगे, आप लोगों ने ये याद रखना है कि गॉस का लॉ केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, नंबर 1, और नंबर 2 जब सिमेट्रिकल केस हो तब इसे लगाना ज़्यादा ईजी होता है। थैंक यू।